चलो बच्चा लोग फटाफट से आ जाओ। बच्चा पार्टी, बच्चा लोग जल्दी से आ जाओ। अपना मस्त लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं अच्छे से। केमिकल काइनेटिक्स का वो आगे के सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव को अभी हम देखने वाले बेटा, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जहां से चैप्टर की रियल चैप्टर की शुरुआत होती है। वैसे चैप्टर की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम समझ सके कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पे जो ऑर्डर्स निकाले थे, अभी उन ऑर्डर्स के पर्सपेक्टिव से हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर के ऊपर इक्वेशंस बनाएंगे और उसके थ्रू हम अपने नए नए न्यूमेरिकल्स को क्या करने वाले बेटा, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ और अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम पे जो ऑर्डर्स निकाले थे, अभी उन ऑर्डर्स के ऊपर, ऑर्डर्स क्या होता था आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट जो है, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन बोलेंगे तो हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन के कौन सा पावर लगेगा, इसके ऊपर कौन सी पावर आएगी, इस पावर को हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट टाइम पे हमने इसको प्रैक्टिकली बेस पे भी अच्छे से समझा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और किस तरीके से एक ही रिएक्शन के आए हुए डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो एक ही रिएक्शन के रेट के ऊपर अलग अलग तरीके से क्या होते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने एक चीज देखी थी, एक रिएक्शन देखी थी, क्या देखी थी बेटा, NO प्लस O2 गिव्स NO2 देखा था। ये सारे के सारे कौन से मीडियम में थे बेटा, गैसियस मीडियम में थे। तो हमने देखा था कि इसका जब भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था तो एक रेट कांस्टेंट लगता है, एक हमारा यहाँ पे एक रिएक्टेंट है NO और दूसरा रिएक्टेंट है बेटा ऑक्सीजन, जिसके ऊपर NO जो है वो उसके 2 पावर से इफेक्ट करता है और ये 1 पावर से इफेक्ट करता है। ये बेसिकली क्या था, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है बेटा, ये 3 ऑर्डर की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ये 3rd ऑर्डर की रिएक्शन आपको बेसिकली देखने को मिलेगी। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो हमारा 0th ऑर्डर होता है, जो हमारा 0th ऑर्डर होता है उसके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको बनानी है आज। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी बात है। सबसे पहली कहानी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, या फिर बतानी पड़ेगी कि 0th ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। 0th ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, क्या विजिबिलिटी अच्छे से है, ठीक है, थोड़ा और प्रकाश डालते हैं हम शायद से अभी और अच्छे से आपको दिख रहा होगा। सॉरी बेटा, हाँ, तो शायद से अभी आपको और अच्छे से चीजें दिख रही होगी।
शायद से अभी आपको और अच्छे से चीजें दिख रही होगी। तो फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं बेटा कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन पहले तो किसको बोलेंगे। तो इसके लिए क्या निकालने वाले हैं हम, पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या है आज के लेक्चर के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने वाले हैं। किसके लिए, जीरोथ ऑर्डर के लिए। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलती हैं, क्या होती है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन कि जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो बेटा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के कितने पावर से हो बेटा, 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिले। अगर मैं इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर लिखूं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। पहला देखो, पहला तो हमने क्या सीखा था बेटा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर, ठीक है, सॉरी, पहला तो क्या लिख सकते बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर, डी बाई डी टी ऑफ आर। अभी रिएक्टेंट की बातें हैं तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी रिएक्टेंट की बातें लिखेंगे तब क्या लगाएंगे बेटा, आगे नेगेटिव लगाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम के पर्सपेक्टिव आपका रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ये आपकी पहली इक्वेशन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगी। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी कहानी क्या लिख सकते हैं, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप बोलोगे बेटा सर हमने एक चीज और पढ़ी हुई है, रेट लॉ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से इसकी बात करी थी कि रेट लॉ किस तरीके से लिखते हैं। तो उसके अंदर भी लिखते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या फिर पहले तो लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं, कोई रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो, कोई रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम रेट लो कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन होगी बेटा, जीरोथ कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर जीरोथ पावर आपको देखने को मिलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, के, और आर के ऊपर 0, और किसी भी टर्म के ऊपर एक्स वाई जेड, किसी भी टर्म के ऊपर अगर 0 पावर लगती है तो उसका वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 1 वैल्यू आती है। किसकी कितनी वैल्यू आती है बेटा, उसकी 1 वैल्यू आती है। इसका मतलब कि आर के ऊपर 0 का मतलब हो गया ये तो के हो गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ये है आपकी इक्वेशन 2, ये है आपकी इक्वेशन 2। अभी आपका दिमाग सीधा चलता है, मैथ्स के बच्चे हो, बायोलॉजी वाले हो, तब भी आपको इतनी चीजें समझ में आती हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के दोनों क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, के, आर के ऊपर कौन सी लगेगी पावर बेटा, 0 पावर लगेगी। और यहाँ पे के भी क्या है बेटा, आपको पता ही होगा, के क्या है, रेट कांस्टेंट, क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, तो वो तो निकल जाएगा। तो के यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर, यहाँ से हम माइनस और डी टी को उस तरफ ले जाए तो यहाँ पे बचेगा बेटा डी आर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के डी टी। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते थे। ये कौन सी वाली आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इस तरीके से थोड़ा स्पेशलाइज करके आप चीजों को लिखेंगे तो आपको भी मजा आएगा और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा, समझ में आएगा कि क्या लिखना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो जब आपका टाइम 0 होगा, टाइम इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, वहां से कहां तक,
तो t इज इक्वल टू किसी t वक्त तक, जब आपकी रिएक्शन खत्म होगी, जब आपकी रिएक्शन t टाइम तक चलती रहेगी, तब तक आपके रिएक्शन के अंदर कितने चेंजेस आएंगे, तो आपके रिएक्टेंट के अंदर कितने, उसकी कंसंट्रेशन के अंदर कितने चेंजेस आएगी वो आपको समझना है। तो जब आपकी टाइम 0 होता है तब आपका कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे हम, R0 लिखेंगे। R0 का मतलब हो गया ये टोटल कंसंट्रेशन है, मतलब कि अभी आपका रिएक्टेंट कितना होगा बेटा, 100% आपका रिएक्टेंट रहा होगा। और जैसे 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 रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी बेटा, वक्त बीतते बीतते वक्त बढ़ता जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, और किसी टी वक्त पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, आर टी हो जाएगी, आर टी हो जाएगी, आर टी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ठीक है, एट टी टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वो कहानी लिखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी के अंदर और भी अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस वैल्यू को अंदर रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर डी आर, और कहां से कहां तक, R0 से आर टी तक, इज इक्वल टू माइनस के ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, उसकी तो कहानी नहीं बतानी है हमें। तो यहाँ पे dt कहां से, 0 से लेके t वक्त तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, सिंपल इंटीग्रेशन है, r यहाँ से R0 RT माइनस के, यहाँ पे t, यहाँ पे 0, और ये t लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, हमें पता ही है, RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0, है ना, t माइनस 0, और t माइनस 0 का मतलब क्या होता है बेटा, t, तो मैं सीधा ही लिखता हूं के t। बोलो समझ में आती है कहानी। तो ये आ गया आपका, देख लो, ये आ गई आपकी कहानी किसकी, 0th ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि आप बताओ कि आपके टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, और जब तक टी वक्त हुआ, जब तक टी टाइम बीता, तब तक आपका रिएक्टेंट अभी कितना बाकी रहा होगा, तो आर टी बाकी रहा होगा। तो आर टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू R0 माइनस के टी। ये आ गई आपकी, क्या आ गई बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन, 0th ऑर्डर रिएक्शन की कहानी होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। चलो तो आगे की कहानी क्या होगी, यहां पे देखो कि आपकी रिएक्शन क्या निकल के आती है बेटा, RT इज इक्वल टू R0 माइनस KT, RT इज इक्वल टू R0 माइनस KT। ये आपकी 0th ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन, रेट इक्वेशन निकल के आती है, जिसकी कंपेरिजन हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ अगर कर ले तो यहाँ पे आपको सीधा समझ में आता है कि y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, RT होगा, c इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, R0 होगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस k होगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, t होगा। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि m किसकी वैल्यू शो करता है, स्लोप की। बोलो बात समझ में आएगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। चलो अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करें, अगर इसका ग्राफ हम बनाने चाहें तो कैसा ग्राफ बनेगा, देख लो। ये रहा ग्राफ, यहाँ पे होगी आपकी y एक्सिस, यहाँ पे होगी आपकी x एक्सिस। तो y के ऊपर तो क्या होगा बेटा, RT होगा, और x के ऊपर क्या होगा आपका
टाइम होगा। और आपका यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप की वैल्यू कैसी बेटा, नेगेटिव है, मतलब कि आपका स्लोप कुछ इस तरीके से आपको दिखा, मतलब कि डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। आपका स्लोप जो होगा वो ग्राफ के अंदर कैसा दिखेगा, आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्या, स्लोप आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये जो इंटरसेप्टर आपको मिलेगा यहां से, ये ठीक है, इंटरसेप्टर बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, वो जो आपको मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, r0। मतलब क्या है, देखो समझ में भी आता है, अगर इस वैल्यू के अंदर, इसके अंदर अगर आपने टाइम इज इक्वल टू कितना कर दिया बेटा, 0 कर दिया, टाइम की वैल्यू कितनी कर दी बेटा, 0, तो टाइम 0 हो गया तो k निकल जाएगा, तो rt इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, r0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो वक्त भी कितना होगा बेटा, 0, मतलब कि वहां पे आपके rt की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, टोटल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 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 वक्त बीतता जाएगा, आपके रिएक्टेंट की वैल्यू जो होगी वो धीरे 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 क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है वो m है, और m कैसा मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है। m की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो वो आपको -k की वैल्यू आपको देता हुआ दिखेगा। ये नेगेटिव वैल्यू आती है, क्यों, क्योंकि आपका स्लोप कैसा बेटा, नेगेटिव स्लोप है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो डिक्रीज होता हुआ स्लोप आपको दिख रहा है, स्लोप आपको दिख रहा है। क्या सर कोई ऐसी रिएक्शंस हैं, क्या सर कोई ऐसी रिएक्शंस हैं, कैसी रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शंस हैं जिसको हम पढ़े हो और जो जीरोथ ऑर्डर की हो? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, और उनको पहचानना भी बहुत इजी है। मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस, बहुत सारी जो ऐसी रिएक्शंस जो कैसी हो बेटा, कैटलाइज हो, जो कैटलाइज मतलब कि कैटलाइज के प्रेजेंट के अंदर, ऐसी रिएक्शन जो कैटलाइज के प्रेजेंट के अंदर होती हो, ऐसी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती है बेटा, जीरोथ ऑर्डर की होती है, जीरोथ ऑर्डर की होती है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या कर दिया बेटा, अमोनिया का NH3 का क्या हो गया बेटा, डीकंपोजिशन कर दिया, डीकंपोजिशन कर दिया किस, और इस रिएक्शन के लिए आपने कैटलिस्ट क्या यूज किया बेटा, प्लेटिनम की प्लेट यूज करी, प्लेटिनम का मटेरियल यूज किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, NH3 जो होगा वो प्लेटिनम के ऊपर N2 और 3H2 के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, टूटता हुआ आपको दिखेगा। तो ये एक रिएक्शन है जो कौन से ऑर्डर की है बेटा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की। कौन से, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की आपको देखने को मिलेगी। एक और रिएक्शन है HI का डीकंपोजिशन, HI का थर्मल डीकंपोजिशन करोगे, कैसा, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन करोगे किसका, HI का, तो ये H2 और I2 में टूटता हुआ दिखेगा, और ये रिएक्शन होगी बेटा गोल्ड के कैटलिस्ट के फॉर्म में, मतलब कि गोल्ड की प्लेट के ऊपर आप HI का क्या करवाने वाले हो बेटा, डीकंपोजिशन करवाने वाले हो। क्या आपको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जब आपने रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे थे, आपने रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे तो आपने दो चीजें लिखी, एक तो लिखा बेटा के आर के ऊपर 0, एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -d/dt ऑफ आर। इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया था, इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया था, या फिर यहाँ से भी आपका दिमाग खुल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और के तो क्या चीज है बेटा, एक कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज है जो दिखाता है, या फिर इन दोनों को अगर हमने कंपेयर कर दिया तो आपको ऐसा दिखेगा -d/dt ऑफ r इज इक्वल टू के। ये दिखाता है कि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये दिखाता है कि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन वो कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगती ही नहीं है। यहाँ पे तो टाइम बीतता जाएगा, लेकिन शुरुआत में जितना स्पीड होगा, शुरुआत में जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 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 आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सॉरी घटती जाएगी, ऐसे ऐसे आपका जो होता है, क्या होता है बेटा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आपने रेट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था बेटा, रेट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, रेट लॉ के अंदर आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कोई रेट कांस्टेंट होगा और रिएक्टेंट के ऊपर कोई आपको
पावर देखने को मिलेगी, कोई आपको पावर। अभी आप देखिए कि मान लीजिए कि शुरुआत के अंदर आपकी कंसंट्रेशन 5 थी और फिर कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद आपकी कंसंट्रेशन 2 हो गई, तो शुरुआत के अंदर यहाँ पे आप 5 रखेंगे और यहाँ पे आप 5 रखेंगे और लास्ट वाले के अंदर आप 2 रखेंगे, तो आपको सिंपल सा पता चलता है यहाँ पे 5 की जगह पे 2 हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपका जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा, घट गई, कम हो गई। और अगर उसकी वैल्यू कम हो गई हो तो इसका मतलब है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये 1 ये 2, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन 1 जो होगा वो ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन 2 जो होगा वो कम होगा। और अगर इस चीज को आप कंबाइन कर पाओ, कब की जब हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाले थे और उसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी थी हमने जब, ठीक है, कैसी करी थी, याद करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट रखा था, यहाँ पे हमने टाइम रखा था और इसका कुछ इस तरीके का स्लोप बन रहा था, कुछ इस तरीके से वो घट रहा था। मतलब कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप समझिए, आप देखिए कि पहले अगर यहाँ पे 0 सेकंड थी और यहाँ पे 5 सेकंड थी, तो 0 से 5 सेकंड के बीच में इतना डिक्रीमेंट आया, 5 से लेके 10 है तो यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, कम। यहाँ पे मान लीजिए कि 15 है तो 15 के अंदर ये वैल्यू और भी कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये कम क्यों हो रही है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हो रहा है, घट क्यों रहा है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे वक्त बीतता जाएगा आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो सिंपल सा फंडा लगता है कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के अंदर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कैसा होता है बेटा, अलग ही होता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा, वो उससे टोटली कैसा होगा बेटा, इंडिपेंडेंट आपको दिखेगा। क्या कहानी, छोटी सी कहानी समझ में आई क्या, छोटी सी कहानी समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसके साथ साथ हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या, एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट चीज हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, यहां पे है हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ के बारे में अपने बात करेंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब होता है बेटा, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, T1/2। मतलब कि मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है या फिर कोई रिएक्टेंट है जिसकी शुरुआत के अंदर वैल्यू आपने 10 मोल रखी है, ठीक है, 10 मोल रखी है, और आपने रिएक्शन जैसे स्टार्ट करोगे, मतलब कि उसकी रिएक्शन जैसे चालू होगी तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, घटती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, घटती जाएगी। और कोई वैल्यू यहाँ पे RT में लिख रहा हूं, ध्यान से सुना, RT भी लिख रहा हूं, जब आपके रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 हो गई। मतलब कि शुरुआत से जो वैल्यू थी उससे आपकी रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आधी हो गई। तो आपकी उस आधी वैल्यू होने के लिए जितना भी आपका वक्त लगता है उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बात समझ में आएगी? तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालनी बेटा, हाफ लाइफ निकालनी है। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन क्या है, देख लो इक्वेशन क्या है बेटा, RT = R0 - KT, R0 - KT। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या निकालना क्या है हमें, टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम जब लेंगे हम T1/2, टाइम कितना लेंगे 1/2, तब शुरुआत से वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R0/2। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R0/2, RT की वैल्यू R0 तो कभी चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे R0/2, तो RT की जगह पे क्या लिख देंगे, R0/2, यहाँ पे R0 -
KT। अभी क्या करते हैं, KT को उस तरफ ले जाते हैं, R0 को इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा R0 माइनस R0/2 और यहाँ पे KT और T की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, हाफ लाइफ लिखेंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक में से आधा जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा R0/2 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया बेटा K T1/2 और हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, T1/2 की वैल्यू चाहिए, तो R0/2K, R0/2K वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये और एक ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी, ये है इंटीग्रेटेड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और ये है बेटा आपकी हाफ लाइफ, किसके लिए बेटा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, क्या बात समझ में आएगी, क्या बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ कितनी बात करी बेटा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करी है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करी है, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला है, उसका हाफ लाइफ निकाला है और उसके एग्जांपल्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या बात करने वाले बेटा, इसके आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या बात करने वाले बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे, ये दो चीज निकाल, उसके एग्जांपल्स देखने वाले, उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो ये तो इजी सा पोर्शन था, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए था। जो कहानी है आपकी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है, उसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो टफ न्यूमेरिकल बनते हैं, थोड़े टफ न्यूमेरिकल बनते हैं, बाकी तो एकदम ऑलमोस्ट कैसे कहानी है बेटा, बहुत ही इजियर कहानी है, ठीक है। बने रहिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से इसको क्लियर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिए